हेलो गाइस, आज और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपनिया इन न्यूनेट समझेंगे। इसमें समझेंगे कि अपनिया डेफिनेशन क्या होती है, अपनिया के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, उसकी जो डोजेज़ होती हैं ट्रीटमेंट में क्या क्या रहती हैं, कौन सी जो ड्रग्स है वो ज़्यादा यूज़फुल है और कैसे कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्टिक ली हम कैसे कैफीन साइट्रेट से अपनिया को प्रिवेंट करते हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एपनिया क्या है। तो पेशेंट स्टॉप ब्रीदिंग फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स। अगर पेशेंट 20 सेकेंड से ज़्यादा या 20 सेकेंड तक अगर ब्रीथ को होल्ड करता है, स्टॉप करता है, तो उसे हम एपनिया कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अगर पेशेंट की हार्ट रेट 80 टू 100 यानी हार्ट रेट लेस देन 80 टू 100 पर मिनट है तो हम उसे एपनिया कंसीडर करेंगे, और उसकी सैचुरेशन लेस देन 80% है तो हम उसको एपनिया कंसीडर करेंगे। अब समझते हैं कि कॉजेज़ ऑफ एपनिया क्या हैं। तो कॉजेज़ ऑफ एपनिया में समझेंगे कि टर्म बेबीज़ में जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, और प्री टर्म बेबी में कॉजेज़ जो हैं क्या हैं एपनिया के। तो टर्म बेबीज़ में हम एपनिया के कॉजेज़ समझ लेते हैं। पेशेंट को अगर हाइपोथर्मिया हुआ है तो पेशेंट को एपनिया हो सकता है। हाइपरथर्मिया की वजह से पेशेंट को एपनिया हो सकता है। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट को एपनिया हो सकता है। हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से पेशेंट को एपनिया हो सकता है। पेशेंट को एनीमिया की वजह से एपनिया हो सकता है। पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया है तो उसकी वजह से भी जो उसका एपनिया हो सकता है। उसमें अगर पेशेंट को आईसी ब्लीड हुआ है, इंट्राक्रेनियल पेशेंट को ब्लीड हुआ है, तो उससे ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होंगे तो पेशेंट को एपनिया हो सकता है। पेशेंट को अगर कन्वर्जन हुआ है तो उससे ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से भी पेशेंट को एपनिया हो सकता है। अगर पेशेंट को सीवियर आरडीएस है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर है पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है एपनिया हो सकता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या नेज़ल में अगर सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को एपनिया हो सकता है। CHD कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, ASD है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है पेशेंट को, या BHD है, वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो पेशेंट को इसकी वजह से भी पेशेंट को एपनिया हो सकता है। पेशेंट अगर NEC में गया है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, तो पेशेंट को एपनिया हो सकता है। सेप्सिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को एपनिया हो सकता है। मेनिंजाइटिस हुआ है पेशेंट को तो ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को एपनिया हो सकता है। अब समझ लेते हैं कि प्रीटर्म बेबीज़ में एपनिया क्यों होता है, कैसे होता है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। उससे पहले हम समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन का, तो वो समझ लेते हैं। तो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन इन रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ CO2 बॉडी में या ब्रेन में। हमारे CO2 का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ब्रेन स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी हमारी जो रिब्स है, डायफ्राम है, उसको स्टिमुलेट करता है और ब्रीदिंग लेने के लिए स्टिमुलेट करता है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रीद लेता है। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी सेंटर इमेच्योर है, अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी सेंटर इमेच्योर है, इमेच्योरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, अगर ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम इमेच्योर है तो पेशेंट को हम एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी कंसीडर करेंगे। और अगर पेशेंट को एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी है तो हम उसमें कैफीन साइट्रेट देते हैं। अगर पेशेंट को कई बार हम ऐसा करते हैं कि अगर पेशेंट प्री मैच्योर है, पेशेंट प्री मैच्योर बेबी है, तो हम उसमें प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ करते हैं कैफीन साइट्रेट का इन प्री मैच्योर बेबीज़ में। प्री मैच्योर बेबी में हम प्रोफाइलैक्टिकली यानी एपनिया नहीं होने के बाद भी हम पहले से ही कैफीन साइट्रेट दे के चलते हैं उसको, ताकि उसको पेशेंट को एपनिया ना हो। तो हम प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं कैफीन साइट्रेट का। टाइप्स ऑफ एपनिया समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपनिया में हम समझते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है, सेंट्रल और मिक्स्ड। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया है वो 10% पेशेंट में देखने मिलेगा, और सेंट्रल एपनिया 40% और मिक्स्ड जो एपनिया है वो 50% पेशेंट में देखने मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया समझ लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया जो है 10% पेशेंट में देखने मिलेगा,
तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ऑब्स्ट्रक्शन होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और इसका जो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी वो फेरिंग्स में मिल सकती है और हाइपोफेरिंग्स में ही देखने मिलती है। मोस्ट कॉमन अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से अगर एपनिया हो रहा है तो मोस्ट कॉमन जो है ऑब्स्ट्रक्शन फेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स को बताया हुआ है। और अदर सिक्रेशन की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एयरवे में। नॉर्मली सीन लेस चेस्ट मूवमेंट अप एंड डाउन बट एयर नॉट एंटर्ड इन लंग। अगर पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो हल्का हल्का हमको लेस चेस्ट मूवमेंट की अप और डाउन देखने मिलेगा। अप और डाउन जो चेस्ट का मूवमेंट है वो हल्का हल्का देखने मिलेगा, कम मिलेगा, और एयर की एंट्री लंग्स में नहीं होगी। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट को कन्वर्जन आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और उसकी वजह से भी पेशेंट को एपनिया हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट हम समझते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया में ट्रीटमेंट क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया में अगर सीक्रेशन है तो हम सक्शन कर सकते हैं, और अगर फेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो हम उसमें CPAP कंसीडर करेंगे, और साथ में हम कैफीन साइट्रेट को लगाते हैं, कैफीन साइट्रेट का इंजेक्शन लगाते हैं। इसकी डोज कैलकुलेशन हम आगे समझेंगे। और अब हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल एपनिया प्रीमेच्योर बेबी में देखने मिलेगा मोस्टली, और इमेच्योरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसकी इमेच्योरिटी के कारण ही हमको सेंट्रल एपनिया देखने मिलेगा। सेंट्रल एपनिया है, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा कि पेशेंट को हम CPAP लगाएं और कैफीन साइट्रेट दें। अगर कैफीन साइट्रेट से भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता है तो हम अमीनोफाइलिन दे के देखते हैं। अगर अमीनोफाइलिन से भी इम्प्रूव नहीं होता है तो हम फिर बाद में कैफीन साइट्रेट देते हैं और पेशेंट को CPAP कंटिन्यू करते हैं। अगर CPAP से भी पेशेंट नहीं आता है तो हम उसको फिर इंट्यूबेट करते, वेंटिलेटर पर डालते हैं। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते रहते हैं। मिक्स्ड एपनिया समझ लेते हैं। दिस टाइप is a combination of both obstructive and central apnea। ये मिक्स्ड सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, इसे इसलिए मिक्स्ड एपनिया कहते हैं। इसमें हम एक नोट समझते हैं, अगर पेशेंट मोर प्रीमेच्योर है, अगर ये ज़्यादा प्रीमेच्योर है तो मोर चांसेस होंगे पेशेंट को एपनिया होने के। यानी ज़्यादा प्रीमेच्योर बेबी है, जितना ज़्यादा प्रीमेच्योर है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट को एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी होने के। तो हम समझ चुके हैं कि मिक्स्ड एपनिया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेंट्रल, यानी सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों का मिक्स्ड जो है इसे मिक्स्ड एपनिया कहते हैं। एपनिया इन न्यूनेट समझ लेते हैं। इसमें समझते हैं कि मोस्टली स्टार्टेड आफ्टर 48 आवर एंड सीन मैक्सिमम 7 डेज। जो पेशेंट न्यूनेट्स होते हैं उनमें एपनिया मोस्टली 48 आवर के बाद ही दिखाई देता है और वो मैक्सिमम 7 डेज तक ज़्यादा दिखाई देता है। बट इन सम केसेस एपनिया यू कैन सी आफ्टर 7 डेज। हम देखेंगे कि आफ्टर 7 डेज तक सम केसेस में एपनिया 7 डेज से ज़्यादा तक के पेशेंट को भी देखने मिल सकता है। तो अगर पेशेंट को 7 डेज के बाद तक एपनिया होता है तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूडेड है अगर पेशेंट की शुगर देखनी है कि शुगर पेशेंट की मेंटेन चल रही है नहीं, उसका CBC देखना है, सेप्टिक प्रोफाइल पेशेंट की देखनी है, उसके इलेक्ट्रोलाइट देखने हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, उसका सोनोग्राफी करानी है, और हम उसकी EEG करा सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी पेशेंट की हम करा सकते हैं। तो हम मेडिकेशन समझते हैं। तो मेडिकेशन में हम कैफीन साइट्रेट दे सकते हैं और पेशेंट को अमीनोफाइलिन हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट कैफीन साइट्रेट से एपनिया उसका क्योर नहीं होता है तो हम उसमें अमीनोफाइलिन दे के देखते हैं। अगर अमीनोफाइलिन से नहीं होता है तो फिर हम बाद में कैफीन साइट्रेट देते हैं। और कैफीन साइट्रेट की जो डोज रहती है लोडिंग में रहती है 20 mg पर kg, और अगर उसको हम मेंटेनेंस डोज में देते हैं तो 5 से 10 mg पर kg पर डे हम उसको मेंटेनेंस डोज जो है दे सकते हैं कैफीन साइट्रेट की। अमीनोफाइलिन की डोज समझ लेते हैं 5 mg पर kg इसकी लोडिंग डोज होती है, और मेंटेनेंस डोज हम 1 से 2 mg
पर केजी पर डोज 6 to 8 हॉर्ली हम मेंटेनेंस डोज हम अमीनोफाइलिन की दे सकते हैं। अब इनकी डोज कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि अगर हमको पेशेंट को डोज देनी है और डोज को कैलकुलेट कैसे करना है, तो हम समझना है कि सबसे पहले हमको पेशेंट का वेट इनटू डोज इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डिवाइडेड टोटल इंजेक्शन और इनटू टोटल डाइल्यूशन, यानी कितने ml में उसको इंजेक्शन डाइल्यूट है हमारा, पर ml क्वांटिटी या डाइल्यूट कितने ml में हमारा है। तो हमका पेशेंट का वेट लेना है, 2 kg का पेशेंट है एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। लोडिंग डोज हमको 20 देनी है कैफीन साइट्रेट की, और टोटल इंजेक्शन 20 mg पर ml है, यानी 20 mg का इंजेक्शन है और 1 ml में ये अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये निकल के आ जाता है 2 ml। तो हमको 2 ml कैफीन साइट्रेट देना है लोडिंग डोज में। अगर पेशेंट को 20 mg पर kg के हिसाब से डोज देनी है तो 2 ml हमको कैफीन देना है। तो सिंपली एक चीज़ और फार्मूला हम समझ लेते हैं। अगर पेशेंट को हमको ये फार्मूला भी याद नहीं रहता है तो जितना पेशेंट का वजन है उतने ml पर kg हम लोडिंग डोज लगा सकते हैं। अगर हमको मेंटेनेंस डोज देनी है तो उसका वेट का हाफ हम कर सकते हैं, 10 mg पर kg से मेंटेनेंस डोज पेशेंट को चली जाएगी। तो उस हिसाब से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको 10 mg से मेंटेनेंस डोज देनी है तो हम वेट का आधा दे सकते हैं, और लोडिंग डोज अगर हमको देनी है पेशेंट को तो हम वेट के बराबर हम दे सकते हैं। अगर जितना 2 किलो का पेशेंट है तो 2 ml कैफीन साइट्रेट देंगे, अगर मेंटेनेंस से देनी है तो 1 ml पर kg के हम हिसाब से मेंटेनेंस डोज दे सकते हैं। आफ्टर कैफीन साइट्रेट पेशेंट नॉट इम्प्रूव, अगर आफ्टर कैफीन साइट्रेट देने के बाद भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता है तो हम कैफीन के साथ हम पेशेंट को फिर सीपैप थेरेपी भी देते हैं, सीपैप हम उसको लगाते हैं। अगर सीपैप के बाद, अगर कैफीन के बाद भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो हम उसको अमीनोफाइलिन दे के देखते हैं। अगर अमीनोफाइलिन से भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं करता है, अमीनोफाइलिन बेस सीपैप के साथ अगर इम्प्रूव नहीं करता है तो फिर हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे वेंटिलेटर पर, और वेंटिलेटर पर हम शिफ्ट करने के बाद हम उसको कैफीन साइट्रेट दे सकते हैं, और कुछ टाइम के लिए हम उसको वेंटिलेटर पर रखने के बाद फिर SIMV मोड पे फर्दर उसको एक्सट्यूबेट करेंगे धीरे धीरे। अगर वो पेशेंट जैसे टॉलरेट करने लगता है उस हिसाब से हम पेशेंट को वेंटिलेटर से जो है एक्सट्यूबेट कर सकते हैं। तो हम कैफीन साइट्रेट के अदर यूजेस समझ लेते हैं। तो अदर यूजेस के लिए हम समझते हैं कि यूज बिफोर एक्सट्यूबेशन प्रिवेंट एक्सट्यूबेशन फेलियर। अगर पेशेंट को हमें एक्सट्यूबेट करना है तो बिफोर एक्सट्यूबेशन से पहले हम एक्सट्यूबेशन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को कैफीन साइट्रेट देते हैं। तो इससे जो है एक्सट्यूबेशन फेलियर के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके अगर स्लो करके देखते हैं, पॉज करके देखते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।